हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक। आज मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैंने आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ फास्ट डिवीज़न के बारे में बताया था और आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपने फर्स्ट लेसन कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक छोटा सा 9 मिनट का डिस्क्रिप्शन आपको बताया था। ठीक इसी तरीके से बहुत ही कम टाइम में आज हम करने वाले हैं गॉस लॉ का पूरा रिवीजन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो चलिए गाइस, हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गॉस लॉ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गाइस, आप लोगों ने कोई एक बॉल देखी होगी। अगर हम किसी भी बॉल को ले करके उसको इस तरीके से रोटेट करें या उसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग या अक्ष के परिता उसको घुमाएं, लाइक लट्टू जैसे टॉप को घुमाया जाता है, तो जो आपका स्फेयर होगा, जो गोला होगा, वो हर तरफ से ऑन द बोथ साइड्स हमें हर साइड से बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा, उसमें कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। और उस स्फेयर का सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस बॉल को टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, जिगजैग कर दूं, अनफिक्स कर दूं, अनियमित आकार का कर दूं, तो पता है गाइस क्या होने वाला है। आप लोगों को उसका सेंटर ऑफ मास निकालने में थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दें, यानी चार्ज को एक समान रूप से किसी भी चालक पर वितरित कर दें, तो वहाँ बन जाती है सममिति की स्थिति, जिसको कहा जाता है सिमेट्रिक की पोजीशन। और सिमेट्रिक की पोजीशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक समान होता है और ऐसी पोजीशन में हम यूज़ करने वाले हैं गॉस लॉ का। और गाइस, आप लोगों को पता है कि गॉस लॉ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो गॉस लॉ से हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी हम कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अरेंज कर दिया गया है या उसके अंदर रख दिया गया है, तो रख देने के बाद गाइस उसमें से उसका जो सरफेस है, उसके सरफेस से जो आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो सरफेस को क्रॉस करती हैं, उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग को, नंबर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इसको कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम शो करते हैं फाई ई से, और इसका यूनिट आप फाई ई बराबर ई इंटू ए से निकाल सकते हैं, जहाँ पर ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम और ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। देन यूनिट बनेगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। सो गाइस, यहाँ से आप इसकी डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं और डायमेंशन फाइंड करने के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। और अगर बात करिए जाए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की, तो उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 एग्जाम रिवीजन में देखना होगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं फाइनली उस टॉपिक की जिसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और टॉपिक का नाम है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ असल में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज, वैद्युत फ्लक्स और चार्ज के बीच के रिलेशंस को बताता है कि किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। सो गाइस, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होता है, टोटल आवेश होता है, उसका 1/ε0 गुना होता है या 1/ε0 टाइम्स होता है, या हम कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। इसको हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, Q यहाँ पर नेट चार्ज होता है और ε0 यहाँ पर निर्वात की वैद्यशीलता होती है, जिसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन से। क्या हम गॉस लॉ से कूलाम का नियम रिक्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं, जिसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए हुए हैं। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं गॉस प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक तार के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/2πε0 इंटू λ/r, या हम कह सकते हैं 1/4πε0 इंटू 2λ/r। यहाँ पर लैम्डा जो होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, और जिसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर, और r दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। और आप लोग जानते हैं कि ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता।
अब इसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन और किया था, किसी भी अनंत लंबाई के चालक तार के अंदर, किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया था। फॉर्मूला क्या था? 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन आर, या हम कह सकते हैं 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम लोगों के पास कोई भी प्लेट है इनफाइनाइट विस्तार की, एक्सपेंशन की, अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित प्लेट है, तो गॉस प्रमेय की हेल्प से हमें ज्ञात करनी है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे ज्ञात करेंगे गाइस? बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है E = सिग्मा अपॉन 2ε0, जिसका ऑलरेडी डेरिवेशंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। गाइस जितने भी डेरिवेशन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए, सारी की सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख भी सकते हैं। देन एक प्लेट के लिए फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E = सिग्मा अपॉन 2ε0। अगर हमारे पास 2 प्लेट्स हैं तब क्या होने वाला है? तब फॉर्मूला बनेगा E = सिग्मा अपॉन ε0। बट गाइस इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर दोनों प्लेट प्लस प्लस की हैं तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होने वाली है, और लेफ्ट में सिग्मा अपॉन ε0 होने वाली है, और राइट में भी आपकी सिग्मा अपॉन ε0 होने वाली है। बट एक प्लेट प्लस है और एक प्लेट माइनस है, देन मिडिल सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E = सिग्मा अपॉन ε0 होने वाली है, और जो लेफ्ट में है वो 0, जो मिडिल में है वो 0 नहीं होने वाली है, बल्कि जो मिडिल में है वो सिग्मा अपॉन ε0 होने वाली है, और जो लेफ्ट में है वो 0 होने वाली है, और जो राइट में है वो भी आपकी 0 होने वाली है। सो गाइस फाइनली आप लोगों को ये मालूम पड़ गया होगा अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी गोलीय चालक के समीप गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको सरफेस में फाइंड करना है देन 1/4πε0 इंटू Q अपॉन रेडियस ऑफ स्फेयर यानी गोले की त्रिज्या का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे ज्ञात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो पता क्या था आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आपको उस एक्सटर्नल पॉइंट की गोले के सेंटर से जो दूरी होगी उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। देन E = 1/4πε0 इंटू Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और अगर हम बात करें किसी अचालक गोले की, तो अचालक गोले में और चालक गोले में केवल बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, और अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4πε0 इंटू Q इंटू स्मॉल r अपॉन r की घात 3, जो कैपिटल होने वाला है। और कैपिटल R जो यहाँ पर मानी गई है गोले की त्रिज्या मानी गई है, और स्मॉल r जो मानी गई है उस गोले के सेंटर से बाह्य बिंदु की दूरी मानी गई है, जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सो गाइस फाइनली आपको मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या कि गॉसियन सरफेस से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसा काल्पनिक प्रश्न जो आवेश को परिबद्ध करता है और उस बिंदु से होकर के जाता है जहाँ पर हमको ज्ञात करनी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ गॉस प्रमेय की कुछ लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, चाहे वो किसी भी शेप, किसी भी साइज, किसी भी आकृति का हो, तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा φE = Q अपॉन ε0 होता है। और बाई चांस अगर जो चार्ज है आपका किसी भी बॉल के सेंटर पर रखा हुआ है और हमने बॉल को बीच में से कट कर दिया, ऊपर का हिस्सा हटा दिया, अब जो हमारा आपका हाफ हिस्सा बचा हुआ है ना उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो हम आपसे पूछे कि भाई इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप बताओगे सर पूरे गोले से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था आपका? Q अपॉन ε0। तो हाफ के लिए कितना होने वाला है? Q अपॉन 2ε0। बट इसकी कंडीशन क्या है कि अगर चार्ज सेंटर पे होता है तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ होगा, अगर आप उस सरफेस को हाफ में से कट कर दोगे, और अगर वो सेंटर पर चार्ज रखा हुआ नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ नहीं होने वाला किसी भी कंडीशन पे। सो गाइस इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्यूब है, क्यूब यानी घन, और घन के केंद्र पर कोई आवेश स्मॉल क्यूब रखा हुआ है, तो आपसे कहेगा इसके एक सरफेस से अर्थात इसके एक फलक से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, या इसकी टोटल सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है। अगर वो आपसे कहता है टोटल सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सो गाइस पता आप लोगों को क्या बताना है? φE = Q अपॉन ε0। और अगर आपसे वो कहता है कि भाई एक फलक से ज्ञात करो, आगे मतलब लेफ्ट राइट, आगे पीछे, अप डाउन, किसी भी सरफेस से, किसी फलक से आपसे वो कह दे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? φE = Q अपॉन 6ε0। बट स्टूडेंट हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्यूब के अंदर फलक के जो होते हैं वो 6 होते हैं, 1
2 3 4 5 6 और हम जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आप लोगों के पास Q/ε0 और अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो जो आपके फ्लक्स होगा 6 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। सो गाइज इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो आवेश दिया गया है क्या वो आपको 1 सरफेस के लिए पूछा गया है या आपसे वो 6 सरफेस के लिए पूछा गया है। सो गाइज ये वीडियो मैंने केवल रिवीजन के पर्पज से बनाई है और बाकी प्रॉब्लम्स लेके न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल शारिक ऐप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर कब ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो आपके पास मेरी ऐसी नई वीडियो का जो लिंक है वो नहीं पहुंच पाएगा।